1776 जब अमेरिका आज़ाद हुआ था। 1776 में अमेरिका भी बाकी कंट्रियों की तरह ही ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। जिस समय अमेरिका आज़ाद हुआ था उस समय पूरी दुनिया पे ब्रिटेन की हुकूमत थी और वो वर्ल्ड का सुपर पावर का जो क्राउन था वो ब्रिटेन के पास था। लेकिन 19th सेंचुरी में जहाँ सारी दुनिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड से जूझ रहा था, वहीं अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि जो सुपर पावर का क्राउन था वो ब्रिटेन से हटकर अमेरिका शिफ्ट हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ 19th सेंचुरी में कि अमेरिका का एक सिंपल से नेशनल करेंसी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गया। जहाँ वर्ल्ड वॉर से पहले सारा ट्रेड ब्रिटेन पाउंड में हुआ करता था, वो चेंज होकर डॉलर में बदल गया। आखिर अमेरिका एक सिंपल से नेशनल से जो बाकी देशों की तरह ही ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, आज दुनिया का सुपर पावर कैसे है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अमेरिका कैसे एक सिंपल से कंट्री से सुपर पावर कंट्री बन गया। इस वीडियो में एंड तक बने रहे। आज अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका सुपर पावर बना कैसे, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे के टाइम में 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ था। 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो अमेरिका के पास कुछ नहीं था, सिर्फ विशाल लैंड और नेचुरल रिसोर्स के अलावा। लेकिन अमेरिका अपनी आज़ादी के बाद 100 साल तक संघर्ष करता रहा और 19th सेंचुरी में उसने अपने आप को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व किया और अपने देश के लिए स्टील, रेल रोड और नेचुरल रिसोर्स ऑयल को निकालना शुरू किया और उससे अपना इकोनॉमिक्स बढ़ाना शुरू किया। और अमेरिका को इस इंडस्ट्री रेवोल्यूशन को बढ़ाने में हेल्प किया रॉकफेलर जैसे फैमिली, जिसने इंडस्ट्री रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। अमेरिका ने अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए 1863 और 1864 में एक रेवोल्यूशनरी एक्ट लाया और उसे बोलते हैं नेशनल बैंकिंग एक्ट। इस एक्ट के बाद पहली बार एक सेंट्रलाइज बैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार हुआ अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका को हेल्प करने वाला था इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। लेकिन अमेरिका के लिए ज़्यादा चेंजेस वो एक्ट था जो 1913 में आया, फेडरल रिजर्व एक्ट, और ये अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम के लिए एक माइलस्टोन था। और इस एक्ट ने अमेरिका में एक सेंट्रलाइज बैंक क्रिएट किया जिसका काम था मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना और डॉलर को स्टेबल करना। और इस तरीके से आज़ादी के बाद अमेरिका ने 100 साल के संघर्ष के बाद अपने आप को स्टेबल लाइफ में लाना शुरू किया। अगर कोई कहता है कि किसी कंट्री का फाइनेंशियल पावर सिर्फ रिसोर्स से आता है तो गलत है, बल्कि सही टाइम पे सही पॉलिसी लाना भी कंट्री को मजबूत बनाता है। और ये चीज़ साबित करके दिखाया अमेरिका ने। आज़ादी के बाद अमेरिका ने 1776 से लेकर 1930 तक जो कुछ भी किया, जो भी पॉलिसी लाया, उससे अमेरिका को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन उन पॉलिसियों का सबसे ज़्यादा बेनिफिट 1914 से लेकर 1944 के बीच हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 वो दौर था जो न सिर्फ दुनिया का नक्शा बदल दिया बल्कि इकोनॉमिक्स बैलेंस भी बदल दिया। 1776 से लेकर 1930 तक अमेरिका ने अपने आप को ग्रोथ करने के लिए जिस रिसोर्स, जिस पॉलिसी का इस्तेमाल किया, उसका जो एक्चुअल बेनिफिट था वो स्टार्ट हुआ 1914 से 1944 के बीच। 19th सेंचुरी से पहले पूरी दुनिया का फाइनेंशियली हब था लंदन और पूरी दुनिया में ट्रेड ब्रिटिश पाउंड में हुआ करता था। लेकिन 19th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारी चीज़ें बदल गई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप की सारी कंट्री तबाह हो गई थी युद्ध के कारण। और युद्ध में यूरोप इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि उसे स्टेबल करने के लिए यूएस यानी कि अमेरिका की ज़रूरत पड़ी। और अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे यूरोप को स्टेबल करने के लिए उसे बहुत सारा लोन दिया। और यहीं से कहानी शुरू होती है सारी चीज़ें चेंज होने की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही था जो ये सारा पावर और इकोनॉमिक्स चेंज कर दिया ब्रिटेन से अमेरिका की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री बन गया, सबसे ज़्यादा लोन देने वाला। लेकिन 1930 में यूएस को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिसे बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन।
1930 में ग्रेट डिप्रेशन यूएस के इकोनॉमिक्स को हिला कर रख दिया, लेकिन यूएस वो है जो अपनी आपदा को भी अपॉर्चुनिटी में बदल देता है और इसीलिए यूएस ने 1930 में द ग्रेट डिप्रेशन के बाद एक नया रिफॉर्म लाया। ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका ने एक नया रिफॉर्म लाया था 1930 में, ग्लास-स्टीगल एक्ट। और इस एक्ट को लाने के बाद पूरी अमेरिका में जो बैंक था, जो बैंकिंग सिस्टम था, उसको रेगुलराइज किया गया। और इसके बाद अमेरिका ने एक और एक्ट लाया जिसको बोलते हैं गोल्ड रिजर्व एक्ट, जो 1934 में लाया गया था। और इस एक्ट के बाद यूएस ने पूरी दुनिया पे गोल्ड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जो यूएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला था उसे सुपर पावर बनाने के लिए। अमेरिका ने जिस सोच के साथ और जिस प्लान के साथ इस एक्ट को लाया था वो हूबहू वैसा ही हुआ, क्योंकि 1939 से 1945 के बीच एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। 1939 से लेकर 1945 के बीच जो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, उस वर्ल्ड वॉर 2 में एक बार फिर से पूरा यूरोप तबाह हो गया और यूएस ने अपनी इंडस्ट्रियल पावर और मिलिट्री पावर से पूरा यूरोप को एक बार फिर से विक्ट्री दिलाई और उसे एक बार फिर से अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितनी मदद चाहिए उतनी मदद की। और जहां पूरी दुनिया क्राइसिस में थी, वहीं अमेरिका ने अपने आप को क्रेडिटर और इंडस्ट्रियल लीडर बनाया। लेकिन अमेरिका ने अब तक जो कुछ भी किया था वो सिर्फ अमेरिका को स्टेबिलिटी दिलाने के लिए थी, लेकिन असली गेम अब शुरू होने वाला था 1944 से लेकर 1971 के बीच। 1944 से लेकर 1971 वो दौर था अमेरिका के लिए जो अमेरिका प्रॉपरली जो क्राउन था सुपर पावर का वो पहनने वाला था और जो करेंसी थी, जो ट्रेड था, जो इकोनॉमिक्स थी, वो शिफ्ट होने वाला था यूरोप से अमेरिका की तरफ। क्योंकि 1944 में ही एक ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ था जिस कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया का ट्रेड का जो पैमाना था, जो करेंसी थी, वो बदल कर रख दिया। 1944 से 1971 ब्रिटेन वुड और डॉलर डोमिनेंस। 1944 में एक होटल के कमरे में लिया गया डिसीजन आज पूरी दुनिया चला रहा है। 1944 में ब्रिटेन वुड करके कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे 44 कंट्री और उन सारी कंट्रियों ने मिलकर एक डिसीजन लिया और वो 44 कंट्री वो डिसीजन लेने वाले थे जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के ट्रेड को और इकोनॉमिक्स को चलाने वाला था। और उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम डॉलर बेस्ड होगा, यानी कि दुनिया में कहीं भी ट्रेड होगा तो उसके लिए डॉलर की ज़रूरत होगी, यानी कि डॉलर के बेसिस पे ही पूरी दुनिया में ट्रेड होगा और यही आज भी चल रहा है। और 1944 से 1971 का जो दौर है वो यूएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से यूएस को फाइनेंशियली ताकत मिली थी। लेकिन एक समस्या थी कि आखिर डॉलर को कैसे मापा जाए, उसको कैसे डिसाइड किया जाए कि कोई भी कंट्री कितना डॉलर ले सकता है या फिर कितने डॉलर से कितना ट्रेड कर सकता है। और इसके लिए उन सारे कंट्रियों ने मिलकर डिसाइड किया कि डॉलर को कनेक्ट करेंगे हम गोल्ड के साथ, यानी कि एक औंस गोल्ड की जो कीमत होगी वो होगा $35। अगर आपको नहीं पता कि एक औंस गोल्ड कितना होता है तो आप समझ लीजिए कि एक औंस गोल्ड इक्वल टू 31.1035 ग्राम गोल्ड, यानी कि $35 में 31.1035 ग्राम गोल्ड मिल सकता है। और इसी के बेसिस पे जो डॉलर है उसकी कीमत डिसाइड की गई, यानी कि जिस देश के पास जितना सोना होगा वो गोल्ड रिजर्व बैंक में डालेगा और उसी के हिसाब से उसे डॉलर दिया जाएगा। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद जो पूरी दुनिया का ट्रेड करेंसी था वो चेंज हो गया। ब्रिटेन पाउंड की जगह डॉलर ने ले लिया और डॉलर बन गया वर्ल्ड रिजर्व करेंसी, जिसमें पूरी दुनिया आगे चलकर ट्रेड करने वाली थी। 1944 से लेकर 1971 के बीच ही कुछ और भी चीजें बनाई गई, जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF। और जिस समय सारी चीजें हो रही थी उस समय यूएस के पास दुनिया का 2/3 गोल्ड था और यही कारण था कि कोई भी कंट्री इसको चैलेंज नहीं कर पाया, इसको इग्नोर नहीं कर पाया और ये सवाल नहीं उठा पाया कि आखिर क्यों डॉलर ही पूरी दुनिया में ट्रेड के लिए वर्ल्ड रिजर्व करेंसी होना चाहिए। 1971 से लेकर 1990 का जो दौर था वो भी यूएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दौरान निक्सन शॉक और पेट्रो सिस्टम लाया गया। अब सवाल ये उठता है कि निक्सन शॉक क्या है और पेट्रो सिस्टम क्यों लाया गया।
यूएस हमेशा से ही पूरी दुनिया से एक कदम आगे रहा है और यही कारण है कि यूएस टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी चेंज करता रहा और अपनी नई पॉलिसी लाता रहा ताकि वो पूरी दुनिया पे ना सिर्फ डिफेंस से बल्कि फाइनेंशियली दुनिया को कंट्रोल कर सके। और नेक्सन शॉक और पेट्रो डॉलर सिस्टम भी उसी का एक हिस्सा था, जहां पूरी दुनिया 1971 से पहले डॉलर को गोल्ड से जोड़कर ट्रेड करता था, वहीं 1971 के बाद ये चीजें खत्म होने वाली थी। 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ये अनाउंस किया कि आने वाले समय में जो डॉलर है वो गोल्ड से बैक्ड नहीं रहेगा, यानी कि जो डॉलर है वो गोल्ड से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। यानी कि किसी भी देश को अगर डॉलर चाहिए तो वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसके पास कितना गोल्ड है रिजर्व में रखा हुआ है। और इस अनाउंस के बाद ही पूरी दुनिया में एक अलग चीजें शुरू हो गई और इसी को बोलते हैं निक्सन शॉक। इस अनाउंसमेंट के बाद जो डॉलर था वो फिफ्थ करेंसी बन गया, यानी कि डॉलर अगर किसी कंट्री को चाहिए तो उसको ट्रस्ट के बेस पे डॉलर लेना पड़ेगा, ना कि उसको ये देखना पड़ेगा कि गोल्ड की कीमत क्या है और डॉलर की कीमत क्या है। और यूएस की इस अनाउंसमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी और वो प्लानिंग ये था कि यूएस को पता था कि आने वाले समय में पूरी दुनिया ऑयल के लिए ट्रेड करेगी, यानी कि हर देश को क्रूड ऑयल चाहिए होगा, उसे तेल चाहिए होगा। और यही कारण है कि यूएस ने डॉलर को गोल्ड से हटाकर पेट्रो डॉलर सिस्टम लेके आया, यानी कि यूएस ने सऊदी अरब और ओपीईसी के साथ डील की कि अगर दुनिया में कहीं भी इन मिडिल ईस्ट कंट्रियों से कोई ऑयल खरीदता है तो उसके लिए उसे डॉलर में ही डील करनी पड़ेगी, यानी कि जो ट्रेड होगा ऑयल का वो सिर्फ डॉलर में हो सकता है और कोई भी करेंसी नहीं यूज होगा। और ये यूएस का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था डॉलर को पूरी दुनिया में और मजबूत करने का और उसकी डिमांड को बढ़ाने का। और इस पेट्रो डॉलर सिस्टम मूव के बाद पूरी दुनिया में डॉलर की जो डिमांड थी वो कंटिन्यूअस बढ़ती चले गई और उसके साथ ही बढ़ता चला गया डॉलर की वैल्यू। और इसके साथ अमेरिका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता चला गया और ये एक सोच अमेरिका को दुनिया में और ज़्यादा पावरफुल बना दिया इकोनॉमिकली। अमेरिका जहां है जो सुपर पावर बना बैठा है, उसके पीछे अमेरिका के कंटिन्यूअस अपने आप को अपग्रेड करना, अपनी पॉलिसी को चेंज करना, नई पॉलिसी लाना और अपने आप को दुनिया से एक कदम आगे रखने की सोच का नतीजा है। 1971 से 2000 जब यूएस में कोल्ड वॉर, ग्लोबलाइजेशन और टेक इकोनॉमिक्स डेवलप हो रहा था, यूएस हमेशा से अपने आप को पूरी दुनिया से एक कदम आगे रखता है और उसके लिए वो हमेशा अपने आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। और यही हुआ जब यूएस में 1971 के बाद कोल्ड वॉर हुआ था। कोल्ड वॉर में अमेरिका ने न सिर्फ मिसाइल और डिफेंस को मजबूत किया बल्कि अपनी इकोनॉमिक्स और टेक को भी काफ़ी मजबूत किया। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने अपने मिलिट्री और डिफेंस को एक्सपेंड किया और उसे दुनिया के सामने ज़्यादा ताकतवर बनाया। 1948 में मार्शल प्लान जो यूएस ने बनाया था, जिसमें पूरे यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए जो यूएस ने पैसे दिए थे, वो भी इस समय यूएस को हेल्प करने के लिए तैयार था, क्योंकि उस समय यूएस ने जो पूरे यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए जो अमाउंट दिया था वो यूरो में नहीं बल्कि डॉलर में था और वो डॉलर उसे वापस मिलने वाला था, जिससे वो कोल्ड वॉर और ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ टेक इकोनॉमिक्स को भी अपने लिए मजबूत बनाने वाला था। अमेरिका हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता रहा और यही कारण है कि 1980 से 90 के बीच जो अमेरिका का इकोनॉमिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड था वो टेक पे शिफ्ट हो गया, यानी कि टेक्नोलॉजी से वो अपनी इकोनॉमिक्स को रिबिल्ड करना शुरू कर दिया था। और इसी दौरान अमेरिका में वॉल स्ट्रीट और सिलिकॉन वैली क्रिएट हुआ और इसी टेक ने पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के कारण डॉलर की डिमांड को और बढ़ा दिया। आज का एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, उसकी जो जड़ें हैं वो उसी दौरान की है जब ये सारी चीज़ें कोल्ड वॉर के दौर हो रहा था, यानी कि उस टाइम एक तरफ कोल्ड वॉर था, वहीं दूसरी तरफ यूएस ने अपने आप को ग्लोबलाइजेशन और टेक इकोनॉमिक्स में इतना बढ़ा दिया कि आज भी यूएस को पीछे छोड़ना नामुमकिन लगता है। 2008 अमेरिकन क्राइसिस एंड मॉडर्न फाइनेंस इंजीनियरिंग। आज के टाइम पे डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना बैठा है और
पूरी दुनिया डॉलर में हर जगह ट्रेड करती है। लेकिन जब कभी भी किसी भी कारण से यूएस में रिसेशन आता है तो उसका असर भी पूरी दुनिया पे पड़ता है। और यही हुआ था 2008 में जब रिसेशन आया था यूएस में, और उसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा था कि यूएस में रिसेशन का मतलब है पूरी दुनिया में रिसेशन आना, क्योंकि जितने भी इकोनॉमिकल ट्रेड है वो सारा डॉलर में आता है, और किसी भी कारण से अगर डॉलर गिरता है तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। हाउसिंग मार्केट बबल्स और लेमैन ब्रदर्स के कोलैप्स होने के कारण 2008 में पूरे यूएस में रिसेशन आया था, यानी कि पूरा यूएस क्राइसिस में था और उसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। लेकिन यूएस ने अपने आप को उस क्राइसिस से बचा लिया, क्योंकि उसी समय यूएस ने एक नई पॉलिसी लाई जिसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजी पॉलिसी। और इस क्राइसिस में उस पॉलिसी के बाद यूएस ने ट्रिलियन डॉलर प्रिंट किया और पूरी दुनिया में उसे सर्कुलेट कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि डॉलर पूरी दुनिया में सेंट्रलाइज हो गया और उसकी जो वैल्यू है और बढ़ गई। अमेरिका जो आज डिफेंस और इकोनॉमिकल सुपर पावर बना है, उसके पीछे कारण है उसकी ब्रिलियंट दिमाग का और सही पॉलिसी का, जो सही टाइम पे लाकर अमेरिका ने अपने आप को सुपर पावर बनाया है और यूरोप का जो सुपर पावर का क्राउन था उसको छीना है। लेकिन आज सवाल ये है कि जिस तरीके से आज यूएस प्रेसिडेंट या यूएस टैरिफ पे टैरिफ पूरी दुनिया पे लगाया जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड है वो डॉलर में होता है, क्या आने वाले समय में जो यूएस है उसकी ये मनमानी खत्म होने वाली है। क्योंकि एक तरफ चाइना अपनी यान को प्रमोट कर रहा है, वहीं ब्रिक्स कंट्री एक अलग ही करेंसी की डिमांड कर रहा है। क्या आने वाले समय में भारत, चाइना और रशिया मिलकर कोई ऐसी करेंसी लॉन्च कर सकता है जो पूरी दुनिया में ट्रेड के लिए यूज किया जा सके और डॉलर की जो बादशाहित है उसको खत्म किया जा सके। आज यूएस भारत पे जितना मर्जी उतना टैरिफ लगा देता है, या फिर यूएस किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि अगर इकोनॉमिकल बात करें तो पूरी दुनिया में जो ट्रेड है वो डॉलर से होता है। आज के टाइम में चाइना का यान करेंसी और ब्रिक्स द्वारा डिमांड किए गए न्यू करेंसी जिससे वो ट्रेड कर सके के साथ साथ डिजिटल करेंसी भी आ गया है, जो आने वाले समय में हो सकता है यूएस की जो एक छत्र राज है उसको कम कर सके या फिर उसे खत्म कर सके। लेकिन आज की दुनिया का 60% रिजर्व और 80% ट्रेड डॉलर में होता है, यानी कि डॉलर का पावर आज भी किसी भी कंट्री के करेंसी से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी करेंसी आ सकता है जिससे यूएस के जो डॉलर है उसका राज खत्म हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही आप बताएं कि आपको लगता है कि यूएस जो इंडिया के साथ कर रहा है वो सही है, यूएस द्वारा टैरिफ लगाना सही है।